नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन दोस्तों 5 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से हिंदी भाषा क्या होती है, वाक्य दोष क्या होता है, वाक्य रचना क्या होती है, शब्द रचना क्या होती है और वर्ड विन्यास यानी कि वर्डमाला क्या होती है, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से बता दिया है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में उन सभी वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार तरीके से चर्चा करने वाले हैं समास के बारे में। यानी कि दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए तो आपको समास के जो क्वेश्चन है वो आपको भर भर के आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज की जो ये क्लास आपके लिए है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। यानी कि दोस्तों अगर आप इस समास वाले सेक्शन को पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको आपके यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये समास होता क्या है, उसके बाद इनके कितने भेद होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से बताऊंगा। चूंकि मैंने दोस्तों आपको वादा किया हुआ है कि मैं आपको हिंदी को पूरी डिटेल तरीके से बताऊंगा, यानी कि 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हिंदी की जो क्लास है मैं आपको वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देख लेते हैं, यानी कि पूरे प्लेलिस्ट के जो सेक्शन बना हुआ है उसमें वीडियो नंबर 1 से लास्ट वीडियो तक देख लेते हैं तो आपके हिंदी के जितने भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए आपके हिंदी के सेक्शन से आपके एक भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में गलत होने वाले नहीं है। बात करें दोस्तों समास के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि समास शब्द का जो अर्थ होता है वो घटाना होता है, कम करना होता है, संक्षिप्त करना होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि छोटा करना होता है। अर्थात 2 पदों के संक्षिप्त रूप को ही हम समास कहते हैं। ये परिभाषा भी कभी कभी आपकी पूछ ली जाती है, तो आपको बस इतना याद करके रखना है कि 2 पदों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। अब दोस्तों कभी कभी आपसे समास के भेद से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो समास के अगर हम बात करें मुख्य भेद की तो मुख्य 4 भेद होते हैं और कुल 6 भेद होते हैं। अब ये मुख्य 4 कौन होते हैं और कुल 6 कौन होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से बताऊंगा। तो बस आपको पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। दोस्तों अगर हम बात करें समास के भेद के बारे में तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समास के जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है द्वंद्व समास, नंबर 2 पर आपका आ जाता है द्विगु समास, नंबर 3 पर आपका आ जाता है तत्पुरुष समास, और नंबर 4 पर आपका आ जाता है कर्मधारय समास, नंबर 5 पर आपका आ जाता है बहुव्रीहि समास, और नंबर 6 पर आपका आ जाता है अव्ययी भाव समास। ये तो आपके समास के कुल 6 भेद हो गए। लेकिन अब 4 मुख्य कौन है इनके बारे में मैंने आपको नोट करके यहाँ पर एक पॉइंट लिख लिया हुआ है, ये आप देख लेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादातर क्लियर हो जाएंगी। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि नोट करके मैंने की पॉइंट आपको देने की कोशिश की है कि द्विगु समास जो है वो कर्मधारय समास से निकला है, जबकि जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष समास से निकला हुआ है। इसीलिए हम द्विगु समास को और कर्मधारय समास को समास के मुख्य भेद नहीं मानते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6 भेद तो आपका ये हो गया, लेकिन अगर हम मुख्य 4 की बात करें तो आप यहाँ पर द्विगु और कर्मधारय इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो बच रहे हैं इन्हीं को आप समास के मुख्य भेद मानेंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपके जो मुख्य और कुल हैं उनके डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या फिर आप अपने नोट्स में इसको नोट डाउन भी करके रख सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम के समय में रिविजन करने में बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। अब दोस्तों इन्हीं के बारे में हम बिल्कुल डिटेल तरीके से एक एक करके पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके जो भी एग्जाम्पल आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। नंबर 1 पर हम लोग चर्चा करेंगे द्वंद्व समास के बारे में। यानी कि ये द्वंद्व समास क्या होता है इनके बारे में अगर हम डिटेल से समझ लेंगे तो आपसे चाहे जहां से जो भी एग्जाम्पल दे देगा आपके उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर बात करें द्वंद्व समास की परिभाषा की तो दोस्तों देख सकते हैं कि द्वंद्व का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा, यानी कि जिस समास में दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं एवं इसमें जो है और शब्द का लोप होता है। कैसे लोप होता है वो अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो विग्रह करने के बाद स्पष्ट हो जाते हैं वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे आप ये समझिए कि राजा प्रजा, राजा प्रजा में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं और शब्द का लोप हुआ है यहाँ पर दोस्तों, और आप इसीलिए हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं कि और शब्द का जहाँ भी आपको लोप दिखाई दे दे वहाँ उस एग्जाम्पल में आपको सीधा उत्तर सही करना है कि इसमें द्वंद्व समास है। जैसे आपका राजा और प्रजा हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर और यो जो है विलुप्त है,
इसका लोप हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजा और प्रजा में द्वंद्व समास है। एक एग्जाम्पल और समझिए, माता पिता, माता और पिता, धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म, पापा पाप यानी कि पाप और पुण्य, कर्मा कर्म, कर्म और अकर्म, कब कहाँ, कब और कहाँ। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर और शब्द का लोप हुआ है, यानी कि अगर इसका आप विग्रह करेंगे तो यहाँ पर और शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन सभी जो एग्जाम्पल में आपको द्वंद्व समास देखने को मिल जाएगा। हालांकि इतना आप एग्जाम्पल याद करके रखेंगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बार बार पूछे जाने वाले एग्जाम्पल है उन्हीं को हमने यहाँ पर शामिल किया हुआ है। हालांकि आप इतना अगर एग्जाम्पल याद कर लेते हो तो इनके आधार पर जो भी और भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो सब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों इसके पहचान को लेकर के मैंने यहाँ पर आपको की पॉइंट लिख दिया हुआ है। अगर आप इन सभी चीज़ों को बिल्कुल भूल जाते हैं तो आप केवल ये की पॉइंट याद करके रखिए, आपके द्वंद्व समास से जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। जैसे द्वंद्व समास का विग्रह करने पर और शब्द मिलना चाहिए, अगर आपको और शब्द मिल गया तो आप सीधा आंख बंद करके द्वंद्व समास के एग्जाम्पल पर उत्तर सही कर दीजिए, आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर आपका आ जाता है द्विगु समास, यानी कि इस समास में पहला पद जो है वो संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे इसको भी अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर मैं जो समास की परिभाषा है वो बहुत ही लंबी लंबी नहीं लेकर के आया हूँ, मैं यहाँ पर टू द पॉइंट आपको लेकर के आया हूँ कि जिससे आपके जो उत्तर है वो भी सही हो जाए और आपको ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े। तो देख सकते हैं कि द्विगु समास की परिभाषा मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिख ली है कि इस समास में पहला पद जो होता है वो आपका संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे पंचवटी, यानी कि इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो 5 वाटिकाओं का समूह, यानी कि दोस्तों इसमें देख रहे हैं ना कि 5 वाटिकाओं का समूह, यानी कि इसमें पहला पद जो है आपको संख्यावाची विशेषण देखने को मिल गया, तो इसको आप आंख बंद करके बिल्कुल सही कर देंगे कि इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। नवग्रह, नवग्रहों का समूह, नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, चौफटका यानी कि 4 फाटकों का समूह, चौराहा, ये आपका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है द्विगु समास का। ये बार बार आपके एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि चौराहा में कौन सा समास है, तो आपको 4 रास्तों का समाहार जहां पर देखने को मिल जाए वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर जहां भी आपको पहला पद संख्यावाची देखने को मिल जाए वहां पर आपको द्विगु समास उत्तर बिल्कुल सही कर देना। इसकी भी पहचान करके मैंने आपको एक की पॉइंट देने की कोशिश किया, हालांकि मैंने आपको बता भी दिया है कि इस समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची रूप में अवश्य मिलना चाहिए। यानी कि अगर आपको संख्यावाची रूप में पहला पद नहीं मिलता है तो आप उसमें द्विगु समास नहीं कर सकते हैं। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है तत्पुरुष समास। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है और ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज अगर आप पूरे पेशेंस के साथ बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप के देख लेंगे तो यकीन मानिए कि अब से तत्पुरुष समास से आपके कोई भी उत्तर बिल्कुल गलत होने वाले नहीं है। बच्चों को यही सबसे हार्ड समास लगता है, लेकिन ये आज के बाद आपको बहुत ही आसान समास आपको लगने लगेगा। इसके उत्तर आपके बिल्कुल भी नहीं गलत होंगे और चाहे भले ही आपके किसी भी समास के कोई भी उत्तर गलत हो जाए। दोस्तों बात करें तत्पुरुष समास के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस समास में पूर्व पद जो है वो सहायक होता है और दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं जो विग्रह करने के बाद स्पष्ट हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों जहां पर भी आपको तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल देखने को मिल जाए वहां पर आपको उसका तुरंत विग्रह कर देना है। अगर विग्रह करने के बाद वहां पर कारक का कोई भी चिन्ह आपको देखने को मिल जाए, बहुत ही बढ़िया की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको ध्यान से सुन लेंगे तो तत्पुरुष समास से आपके एक भी प्रश्न बिल्कुल गलत होने वाले नहीं है। यानी कि दोस्तों जहां भी आपको तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल देखने को मिल जाए आपको पहला काम उसका विग्रह कर देना है और विग्रह करने के बाद आपको यह देखना है कि वहां पर कारक का अगर कोई भी चिन्ह आपको देखने को मिल जाता है तो वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आज से यकीन मानिए आपका कोई भी जो तत्पुरुष समास से क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। जैसे आप यहां पर देखिए राजपुत्र, यानी कि राजपुत्र देखने के बाद आप पहला काम इसका तुरंत ही विग्रह कर देंगे, यानी कि राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र है ये तो आपका तत्पुरुष समास हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि अब इसमें बताओ कि कौन सा तत्पुरुष है, तो यहां पर आपको देखना है कि कारक में का चिन्ह का प्रयोग कहां पर हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि संबंध कारक में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री का प्रयोग हुआ है। तो आपको यहां पर उत्तर
तुरंत सही कर देना है कि इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। यानी कि दोस्तों अब समझ में आपको आ गया ना कि जहां पर जिस कर्ता का कारक का प्रयोग हुआ है वहां पर वही आपका समास हो जाएगा। यानी कि दोस्तों राजपुत्र में तो तत्पुरुष समास है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ये संबंध तत्पुरुष समास है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोगग्रस्त यानी कि रोग द्वारा ग्रस्त, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास है। लेकिन अब ये पूछ ले कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर द्वारा कहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करण कारक में के द्वारा यानी कि रोग के द्वारा ग्रसित, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर करण तत्पुरुष आपका हो जाएगा। अब इसके पहचान की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं, मैंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से बता भी दिया है कि तत्पुरुष समास में विग्रह करने के बाद किसी न किसी कारक चिन्ह का मिलना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों ये जो जितने भी आपके कारक हैं वो आपके उनके चिन्ह अगर आपको विग्रह करने के बाद मिल जाते हैं तो आपको सीधे आंख बंद करके उसमें ये उत्तर सही कर देना है कि इसमें तत्पुरुष समास है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ें ध्यान ये देने वाली है कि कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। अब ये 6, अब यहाँ पर चीज़ें तो 8 दी हुई हैं, यानी कि कारक का नाम तो 8 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 6 भेद क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आपका कर्ता कारक है इसका चिन्ह ने, और जो संबोधन कारक है इसका हे भो अरे, ये आपको विग्रह करने पर नहीं दिखाई देता है। इस कारण से यहाँ पर इन दोनों को समास के अंतर्गत नहीं रखते हैं। यानी कि दोस्तों अब ये जो 6 आपके बच रहे हैं यही तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर मैंने नोट करके आपको यहाँ पर की पॉइंट देने की कोशिश की हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, चीज़ें आपकी बहुत ही काम आने वाली हैं। जैसे दोस्तों आपको मैंने जो बताया उसको आप डिटेल से यहाँ पर समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास में शब्द विग्रह करने के पश्चात जिस कारक चिन्ह की प्राप्ति होगी उस शब्द में उसी कारक का तत्पुरुष माना जाएगा। जैसे मैंने वहाँ पर आपको बताया ना कि रोग द्वारा ग्रस्त, यानी कि दोस्तों वहाँ पर जो कारक था वो आपका उस कारक का वहाँ पर एग्जाम्पल सही हो जाएगा। और यहाँ पर नंबर 2 में देखिए, जैसे तत्पुरुष समास में शब्द विग्रह करने के बाद कर्ता कारक एवं संबोधन कारक के चिन्ह नहीं मिलते हैं, इसलिए कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के केवल 6 भेद ही माने जाते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, क्योंकि अगर एग्जामिनर चाहेगा तो आपको यहीं से बिल्कुल फंसा देगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप तत्पुरुष समास से जितने भी आपके डाउट थे वो सारे बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आपके उम्मीद करते हैं कि तत्पुरुष समास से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें कर्मधारय समास के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस समास में एक पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है आपका विशेष्य होता है। यानी कि विशेषण वह होता है जो विशेष्य की विशेषता बताए और विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं और कभी कभी दोनों पद विशेष्य होते हैं। ये आपका कर्मधारय समास का जो परिभाषा है वो बन जाता है। यानी कि समास कर्मधारय समास की परिभाषा यही आपकी निकल करके आती है कि इस समास में एक पद जो होते हैं विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है आपका विशेष्य होता है। तो जहां पर आपको पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष देखने को मिल जाए वहां पर आप आंख बंद करके सीधा उत्तर कर्मधारय समास पर मार दीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजें आपको नहीं समझ में आई, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे नीलांबुज यानी कि नीला कमल, इसमें आपका कर्मधारय समास होगा, इसको भी आप तुरंत विग्रह करेंगे, चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पीत वस्त्र यानी कि पीला वस्त्र, नील रत्न यानी कि नीला रत्न, बड़ भाग यानी कि बड़ा भाग्यशाली, छोट भैया यानी कि छोटा भाई। आप देख रहे हैं ना कि कर्मधारय समास में कम से कम आपको एक पद विशेषण के रूप में अवश्य ही मिला, इसी कारण यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ये आप 3-4 एग्जाम्पल याद करके रख लेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपके एग्जाम में जो आपके कर्मधारय समास से क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। अब दोस्तों अगले नंबर और बहुत ही इंपॉर्टेंट समास की बात करें, ये आपका हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला समास है, तो इसके बारे में अगर डिटेल से चर्चा करें तो नंबर 5 पर आपका जाता है बहुव्रीहि समास। यानी कि इस समास में दोनों पद तो प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद अपना अलग अलग अर्थ छोड़ करके कोई तीसरा
अर्थ धारण कर लेते हैं। इस कारण हम इस समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं, यानी कि इस समास में हमेशा तीसरा पद जो होता है वो आपका प्रधान होता है। अब तीसरा पद प्रधान कैसे होता है, ये चीजें जानने के लिए आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। जैसे आपका हो गया पीतांबर, यानी कि पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका किसको बोलते हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। इस कारण इसमें जो है आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो तीसरे की तरफ संकेत करता है, तो वहां पर आपको सीधे आंख बंद करके उत्तर सही करना है कि इसमें आपका बहुब्रीहि समास आ जाएगा। जैसे आपका होगा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात हम नीला कंठ वाला जो है वो भगवान शिव को कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब होता है पेट, यानी कि लंबा उदर जिसका है उसे हम गणेश कहते हैं, यानी कि गणेश भगवान को लेकर के ये चीजें बोली जा रही है। दशानन बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण के बारे में बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं ना कि आप तीसरे की तरफ इन सभी को बिल्कुल संकेत कर रहा है, यानी कि इसमें तीसरा प्रधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप सीधे बहुव्रीहि समास पर उत्तर सही करेंगे तो आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने पहचान में इसके लिख दिया हुआ है कि इस समास में तीसरा पद धारण करना जरूरी होता है, यानी कि अगर तीसरा पद धारण कर रहा है एग्जाम्पल आपका, तो आपका बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा, अदरवाइज वो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल नहीं होगा। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें नंबर 6 और सबसे लास्ट में अव्ययी भाव समास के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, यानी कि शब्द का वह रूप जो बदले नहीं उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है कि वह रूप जो न बदले उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, और इसका पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास को समझने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो आप जो है मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल है उसमें अगर आप पहले शब्द ये अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत ये सभी देखते हैं तो आप सीधा उत्तर सही कर दीजिए, यानी कि पहला पद आपको अव्यय दिखाई दे दे तो आप सीधा उत्तर सही कर दीजिए कि इसमें अव्ययी भाव समास है। जैसे यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, उपगंगा, गंगा के समीप, ये सभी जो है आपके अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल है, और ये आपके बार बार क्वेश्चन जो है आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी जो एग्जाम्पल मैंने लिए हुए ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाले एग्जाम्पल है, तो इनको आपको याद करके रखना है, यहीं से चीज़ें आपकी बिल्कुल फंस जाने वाली है। पहचान करके मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पर बताने की कोशिश की हुई है कि इस समास में कम से कम एक पद जो होता है अव्यय के रूप में अवश्य मिलना चाहिए। अगर एक पद अव्यय के रूप में नहीं मिलता है तो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल उदाहरण नहीं होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से आपको समास को बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी और डाउट भी आपके बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको चीज़ें एक बार में समझ में नहीं हो तो आप इसे 2 बार 3 बार देखिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और यकीन मानिए अगर आप इसे 2-3 बार अच्छे से प्रॉपर तरीके से देख करके समझ लेते हैं तो आपके समाज से कोई भी क्वेश्चन वो गलत होने वाले नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ देखने को मिलने वाली है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।